नमस्ते दोस्तों, मरुधरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत आज रीट के अभ्यर्थियों के लिए, वैसे हालांकि पटवारी, एलडीसी, पीटीटी, बीएसटीसी सभी एग्जामों में यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मैं विशेष करके रीट के अभ्यर्थियों के लिए लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, चाहे वो एसएसटी का हो या चाहे मैथ साइंस का हो, दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है, जिस सब्जेक्ट का नाम होता है हिंदी। अब हिंदी के बारे में देखें तो हमें यहाँ तक सारे आपको सिलेबस कंसेप्ट क्लियर होंगे सिलेबस के बारे में। फिर भी हम एक बार सिलेबस के बारे में देखें तो जो सिलेबस है रीट का, उस सिलेबस के अंदर 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे हिंदी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना विशेष करके कि इन 30 प्रश्नों में से 15 नंबर की शिक्षण विद्या आएगी और 15 नंबर की ग्रामर जो व्याकरण है हिंदी की वो आएगी। तो 15 नंबर की शिक्षण विद्या है हिंदी में और 15 नंबर की व्याकरण है। तो जितना जोर ध्यान आप व्याकरण में दे रहे हो उतना ही ध्यान शिक्षण विधियों में दीजिएगा। वैसे हालांकि हम शिक्षण विधियों के अलग से टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने, और संपूर्ण शिक्षण विधियां अगर देखें तो 150 प्रश्नों में से 46 प्रश्न आपके देखने मिलेंगे शिक्षण विधियों के बस से एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन यही है कि आप अधिक से अधिक शिक्षण विधियों पर जोर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षण विद्या ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां आप आराम से और आसानी से नंबर ला सकते हो शिक्षण विधियों से। तो देखते हैं हम आज व्याकरण का पहला टॉपिक देखते हैं। तो 3 यूनिटें हमारे सामने हैं। 3 यूनिटें मतलब 15 प्रश्न, 5 नंबर की 3 यूनिट आएगी। पहली यूनिट वर्ण विचार के बारे में है, तो पहली यूनिट के बारे में वर्ण विचार से पहला टॉपिक चर्चा करते हैं हम आज वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में पढ़े इससे पहले एक सामान्य छोटी सी जानकारी से आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी अवगत करा देता हूं कि जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा है या हिंदी है। अगर ऐसा प्रश्न आता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की राज्य भाषा, भारत की राजभाषा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन वापस देखिएगा। हिंदी है भारत की राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और राजभाषा, उपरोक्त सभी। इन चारों में से ऑप्शन क्या सही होगा? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। अब ये भारत की राजभाषा है, इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंदर भारत की राजभाषा हिंदी का उल्लेख मिलता है। वैसे राजभाषा के बारे में देखें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 352 तक संपूर्ण अनुच्छेदों के मध्य इस राजभाषा का उल्लेख कर रखा है। एक एक अनुच्छेद के बारे में जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे अपन या पॉलिटिकल पार्ट देखेंगे, वहां पर अनुच्छेद के बारे में पूरी चर्चा विस्तृत देखेंगे। तो यहाँ तक देखा होगा आपने, हिंदी राजभाषा का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंदर भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका प्रमाण हमें यहाँ तक मिलता है। अब आगे देखते हैं वर्णों के बारे में। तो वर्ण विचार में पढ़े तो वर्ण विचार में एक शब्द ध्यान रखना कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। भाषा की ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। इसका मतलब सबसे छोटी इकाई है भाषा की, जिसको वर्ण कहते हैं। एक बार वापस देखना कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर अगर ध्वनि शब्द मिलता है तो भी सही होगा कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। दोनों परिभाषा सेम है। एक तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वो वर्ण कहलाएगी, दूसरी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वो भी वर्ण कहलाती है। दो बातें यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद देखें कि जो वर्ण है वो वर्ण मिलके शब्द बनाते हैं, शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं और वाक्य मिलके भाषा बनाते हैं। इसका मतलब भाषा का मूल आधार क्या है? तो वर्ण भाषा का मूल आधार माना जाता है। अगर एग्जाम में सीधा सा पूछ ले कि भाषा का मूल आधार क्या है, तो भाषा का मूल आधार क्या होगा? वर्ण होगा। तो यहाँ तक सामान्य जानकारी आपको क्लियर होगी। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है।
तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को या क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है, 44। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है या शुद्ध वर्णों की संख्या 44 है, यहाँ तक ध्यान रखना। आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे 9वीं से 12वीं तक की, उस बुक के अंदर भी यही संख्या दे रखी है, 44। आगे देखते हैं कि जो देवनागरी हिंदी लिपि है, जो लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने का रूप लिपि कहलाता है। तो हिंदी जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, उस देवनागरी लिपि में वर्णों की बात करें तो उसमें वर्णों की संख्या 52 दे रखी है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने बनते हैं कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में मूल वर्ण 44 है। हिंदी में शुद्ध वर्ण कितने हैं? तो 44 है। अब पूछे कि हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने वर्णों का उल्लेख कर रखा है या कितने वर्ण है, तो वहां पर वर्णों की संख्या 52 होगी। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं वर्णों के बारे में। जो वर्ण है वो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर कि वर्ण 2 प्रकार के, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े या जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वो सारे स्वर कहलाते हैं। दूसरा व्यंजन, कि जिसके उच्चारण के समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ तक दोनों के अर्थ क्लियर होंगे। जैसे किसी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, नहीं आएगा ऐसा। बस स्वरों में कौन से हैं, व्यंजन में कौन से हैं। अब देखते हैं स्वर की बात करें तो स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब उच्चारण के समय के आधार पर। जो उच्चारण करने का समय है उस समय अवधि के आधार पर देखिए तो वर्ण स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लघु स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। लघु स्वर मतलब लघु है, मतलब समय क्या होगा, कम लगेगा। तो उच्चारण समय कम लगे वो तो है लघु स्वर, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसके बाद देखें इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको शुद्ध स्वर भी कहते हैं, इनको रूढ़ स्वर भी कहते हैं। अब रूढ़ शब्द आया, रूढ़ का मतलब क्या है, जिसके टुकड़े नहीं होते वो शब्द क्या है, रूढ़ कहलाते हैं। तो रूढ़ वर्ण में भी क्या आ जाएगा, तो जो ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है वो इसमें आ जाएंगे। दीर्घ स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के अंदर लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, और 2 गुना समय लगे वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर को हम और देखें आगे तो यहाँ पर गुरु स्वर भी कहते हैं, और देखें तो इनको यौगिक स्वर भी कहते हैं। 2 का जुड़ा है, ये संधि स्वर भी कहलाते हैं। मतलब किसका, तो ये ह्रस्व स्वर से बने होते हैं, जिस कारण इनको यौगिक स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक स्वरों की बात थी। अब इन स्वरों के बाद देखिए व्यंजन की बात करें तो जितने भी व्यंजन है, मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों को देखें तो सबसे पहला एक आता है जिसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नाम से स्पष्ट होगा कि जिनके उच्चारण के समय हमारे शरीर से ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, वो वायु कहीं न कहीं स्पर्श करती हुई निकलती है। मतलब जैसे शरीर के विभिन्न गले से लेकर मुंह तक विभिन्न अंग बने हुए हैं, इन अंगों से स्पर्श करती हुई निकलती है। तो स्पर्श करती हुई निकलती है, नाम से स्पष्ट है स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या के अंदर 25 होते हैं। जैसे अपन एक एक करके देखेंगे। इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 25 वर्णों को या 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसको ध्वनि या जो वायु निकलती है वो वायु शरीर के किसी किसी अंग में, किसी हिस्से में स्पर्श करती है, इस कारण स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और ये संख्या में 25 होते हैं और इसमें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों में। तो संख्या एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण है, 5 व्यंजन है। तो यहाँ तक स्पर्श व्यंजन क्लियर हो। आगे देखते हैं हम अंतस्थ वर्ण व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का शब्द का अर्थ होता है, अंतस्थ के बारे में देखें तो मध्य में या बाहर से अंदर की ओर जाना। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर की ओर जाना या फिर मध्य में। तो यहाँ ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन जो न तो स्वर की ओर है और न ही
व्यंजन के आते हैं, इनके मध्य के जो स्वर है वो व्यंजन है वो। इसके बाद देखें तो एक जब हम उच्चारण करते हैं इनका, तो उच्चारण करते समय देखे हैं तो जो ध्वनि है, जो वायु है, वो वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो वायु जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। ऐसे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होगी। कौन कौन सी है इनके बारे में देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। तो य, र, ल, व है अंतस्थ व्यंजन। या फिर ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? इन 4 में से 3 होगा, एक कोई और व्यंजन होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन में नहीं है या अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है या जो वायु है, वो वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है या मध्य में रुकती है, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और यह व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। तो यहाँ तक क्लियर होगा अंतस्थ व्यंजन के बारे में। आगे हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन नाम से स्पष्ट है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो ध्वनि वायु निकलती है, ध्वनि या वायु निकलेगी मुंह से, उस समय घर्षण होता है और घर्षण के कारण गर्म हवा से निकलते हैं। तो जो वायु निकलेगी वो गर्म वायु निकलेगी। गर्म उष्मा के कारण जो निकलते हैं वो व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या भी 4 होती है। और यह कौन कौन से है? तो श, श और स और ह। तो ये चारों किसमें आ जाएंगे? ये चारों व्यंजन देखें तो ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इसके बाद देखें आते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, मतलब संधि के रूप में है या संयुक्त रूप में है। इन व्यंजनों की बात करें तो ऐसे व्यंजन 4 होते हैं जो किसी न किसी दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आता है एक क्ष, आधा क, श और स से अ से बना होता है। त्र, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये चारों जो व्यंजन है, उन व्यंजनों के बारे में देखें तो ये चारों व्यंजन किसी न किसी अन्य व्यंजनों के मिश्रण से बने हैं। इनके बारे में अपन आगे और चर्चा करेंगे जब संधि पढ़ेंगे या और एक डिटेल में नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें डिटेल में इनके बारे में और भी देखेंगे। जो कैसे एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं इनके बारे में वो प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखें आगे आते हैं अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण के बारे में देखें तो जिनका योग नहीं है फिर भी व्यंजन वर्णों के साथ साथ में चलते हैं, मतलब योग तो नहीं है लेकिन वर्णों के साथ साथ में चलते हैं, वो अयोगवाह कहलाएंगे। और इनके बारे में देखते हैं अयोगवाह के बारे में। तो ये जो है 2 भाग होते हैं, अम, अह। अम और अह जो है ये इनका योग नहीं है लेकिन फिर भी वर्णों के साथ साथ में चल रहे हैं, जिस कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। अम जो है उसको हम अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं और अह जो है उसको हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो विसर्ग और अनुस्वार के रूप में जो आते हैं वो अयोगवाह कहलाएंगे। इसके बाद एक सब 2 वर्ण और आते हैं जिसको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। और इन उत्क्षिप्त वर्ण के बारे में देखें तो ये वर्ण जो है जो जिसमें उच्चारण के समय जो जीवा है, जो जीभ है, वो जीवा ऊपर मूर्धा से टच होती है और तुरंत नीचे गिरती है, मतलब ऊपर की हो जाएगी, स्पर्श करेगी और तुरंत नीचे गिरेगी। तो जीवा मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे की ओर गिरती है और उनका जो उच्चारण होता है वो उच्चारण के लिए जो प्रयोग में आते हैं वो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। और उत्क्षिप्त वर्ण की संख्या 2 होती है, जिसमें हम देख रहे हैं ड और ड, ड, ड। अब ड के नीचे एक बिंदी लगी है और ड के नीचे भी बिंदी लगी है, तो ये तो है उत्क्षिप्त वर्ण। जबकि ये बिंदी थोड़ी आगे लगती है तो उसको हम नुक्ता के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 आवक वर्ण कहलाते हैं जो अरबी फारसी से आए हैं, जैसे ज और फ, वो अलग मैटर है, आगे देखेंगे उसमें बारे में हम। तो यहाँ तक वर्णों के बारे में ये सामान्य जानकारी थी और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मरुद्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।